एक बार आपको फिर से नमस्कार। और अब जो दूसरा लेक्चर बात करते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी जो अधिनियम है 2010 का, उसका सेक्शन नंबर हम 3 से आगे का पढ़ते हैं। डेफिनेशंस पर और जो रिलेवेंट पोर्शंस थे, जो माइनर थे, उनको हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ये सेकंड है। तो इसमें धारा 3 से हम स्टार्ट करते हैं कि सेवाओं पदाविहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा की अधिसूचना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि राज्य सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, समय समय पर उन सेवाओं पदाविहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, सेकंड जो अपीलांट अथॉरिटी होती है तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा। तो यहाँ पर पदाविहित अधिकारी कौन होगा, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अधिसूचित करेगी। प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचित करेगी। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी कौन होगा, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचित करेगी। और सेवाएं प्रदान करेगा कौन करेगा, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि राज्य सरकार समय समय पर उन सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको कि मान अनुमोदन के उपबंध लागू होते हैं। जो सेवाओं को एक तरीके से राज्य सरकार क्या करती है, अधिसूचित कर देती है, वही क्या हो जाएंगे, मान अनुमोदन होंगे मात्र, इसके अलावा कोई अदर्स नहीं होंगे। सेक्शन 4 की बात करते हैं कि निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो जो डेजिग्नेटिंग ऑफिसर्स होता है वो धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान कराएगा। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होता है, जिसने सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, उसको निश्चित समय सीमा के भीतर क्या करेगा, सेवा प्रदान कराएगा। कौन, पदाभिहित अधिकारी। अब सेक्शन 5 आते हैं निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना। तो इसमें सेवा प्रदान कौन करेगा निश्चित समय सीमा के भीतर, तो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाविहित अधिकारी को। तो आवेदन किसको करोगे, पदाविहित अधिकारी को, या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उसके अधीनस्थ इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को, किसके अधीनस्थ को, पदाविहित अधिकारी का जो अधीनस्थ होगा उसको, या ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे। तो आप किसको आवेदन करोगे, पहला पदाविहित अधिकारी को, दूसरा जिसे इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को, या राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, उसको अथोराइज कर रहा है, प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक स्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा। अब जो निश्चित समय सीमा है वो कब से प्रारंभ होगी, तो जब से आपने आवेदन प्रस्तुत किया है तब से एक तरीके से निश्चित समय सीमा प्रारंभ होगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि अब आपने आवेदन तो कर दिया, अब आवेदन को जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होगा या फिर जो उसका अधीनस्थ होगा या राज्य सरकार के द्वारा इसे जैसे प्राधिकृत किया था, या तो वो उस आवेदन को मंजूर करेगा या नामंजूर करेगा। दोनों में से एक चीज़, अगर वो उस आवेदन को नामंजूर करता है तो फिर उसको क्या करना होगा, आवेदक को सूचित करेगा कि आपका जो आवेदन है उसे नामंजूर कर दिया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है यदि डेजिग्नेटेड ऑफिसर सबसेक्शन 3 के धारा 3 के उपधारा 2 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा के लिए प्राप्त आवेदन को नियत समय सीमा के भीतर निश्चित करने में क्या है, असफल रहता है, तो ऐसी सेवा के लिए मान्य अनुमोदन पदाविहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता पदाविहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन, जैसे कि आपने धारा 3 की सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, नामंजूर कर दिया, और नामंजूर करने में एक निश्चित समय, नामंजूर किया या मंजूर किया, अगर नामंजूर कर रहे थे तो आप आवेदक को सूचित कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक निश्चित टाइम के भीतर आप उसका विनिश्चय करने में, उसको डिसाइड करने में एक तरीके से क्या रहे, असफल रहे। तो असफल होने के कारण जो पदाविहित पोर्टल होगा वो मान्य अनुमोदन पदाविहित जो पोर्टल होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, मान्य अनुमोदन उत्पन्न किया जाएगा। और वो मान्य अनुमोदन एक ऐसे ही माना जाएगा कि जिसे उसको क्या किया गया, पदाविहित पोर्टल के द्वारा पदाविहित अधिकारी के द्वारा मान्य अनुमोदन दिया गया हो। सबसेक्शन 4 कहता है कि जो ऐसे उपबंध मान्य अनुमोदन होगा वो धारा 6 और 7 के संबंध में आकर्षित नहीं होंगे, अर्थात इनको लागू नहीं होंगे। और अगर आपने जो मान्य अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हो निश्चित समय सीमा के भीतर, वो कैसे प्राप्त करना चाहते हो, कपटपूर्ण कृत्य या मिथ्या जानकारी द्वारा प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सेवा में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होगा तत्काल प्रभाव से उसको मान्य अनुमोदन को क्या ले सकेगा, वापस ले सकेगा। अब सेक्शन 6 की बात करते हैं अपील।
तो अब आप अपील कहाँ करोगे? तो कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है। अब आपने नामंजूर कर रहे थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या कर रहा था? नामंजूर कर रहा था आवेदन को, अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है। तो आवेदन मंजूर होने की तारीख, नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकोगे। तो अब नामंजूर आपका आवेदन हुआ था, नामंजूर आवेदन या फिर आपका निश्चित टाइम के भीतर आपको सेवा प्रदान नहीं कराई गई, तो आप उसके विरुद्ध अपील में जा सकोगे। कहाँ? 30 दिन के भीतर कहाँ जाओगे? जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है उसके पास आप अपील में जाओगे। नेक्स्ट, परंतु अगर आप 30 दिन के भीतर अपील नहीं कर पाते हो, तो अगर सफिशिएंट कोई रीज़न था तो फिर आप 30 दिन के बाद भी क्या कर सकोगे? उस अपील को फाइल कर सकोगे और आपका आवेदन जो है ग्रहण कर लिया जाएगा। परंतु यह और कि जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है वो स्वप्रेरणा से, मतलब स्वमोटो या धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा जो निश्चित समय सीमा पर लंबित हो। अभिलेख क्या कर सकेगा? मंगा सकेगा, आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह समुचित समझे। सबसेक्शन 2 कहता है कि प्रथम अपील अधिकारी पदाविहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी कहेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर से कि एक जो निश्चित समय सीमा है या विनिर्दिष्ट जो कालावधि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उसके भीतर आप तो या तो उसको सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या फिर जो अपील की गई है उसको रद्द कर सकेगा। सबसेक्शन 2A, अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति के बावजूद भी पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, पर्याप्त कारण द्वारा समुद्देशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो फिर उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा? द्वितीय अपील अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी पर धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश देगा। देन सबसेक्शन 3 पे आते हैं कि सबसेक्शन 3 कहता है कि जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है उसके भी आदेश से आप क्या है मतलब पीड़ित हैं, व्यथित हैं, तो फिर आप उसके आदेश के विरुद्ध भी कहाँ से जा सकोगे? तो सेकंड जो अपीलेंट अथॉरिटी होती है उसके पास जाओगे। कितने टाइम के भीतर? 60 दिन के भीतर उसके पास जा सकोगे। वही सफिशिएंट रीज़न है, आप 60 दिन के भीतर अपील पेश नहीं कर पाते, सफिशिएंट कोई रीज़न है तो भी आप 60 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करोगे और आपका आवेदन जो है ग्रहण कर लिया जाएगा। इसमें भी वही सेम वो अभिलेख वगैरह मंगा रहा है। सबसेक्शन 4A कहता है द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाविहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा पर वही सेम के आदेश जो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी हो वो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है उसको एक निश्चित टाइम के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए कहेगा या आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। बी क्लॉज है द्वितीय अपील अधिकारी सेवा प्रदान करने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स था उसने क्या किया? धारा 5 की जो उपधारा 1 के अधीन उसका पालन नहीं किया है या उसका जो तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को क्या कर सकेगा? सीधे आवेदन कर सकेगा और वो ऐसे ही माना जाएगा, आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसे वो प्रथम अपील का होता है। बी क्लॉज में सेम वही बोला गया है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन सेवा प्रदान करने का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील अधिकारी के पास सीधे क्या कर सकेगा? आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उसका विनिश्चय ऐसा ही होगा जैसे कि वो द्वितीय अपील अधिकारी का होता। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो प्रथम अपील अधिकारी है या द्वितीय अपील अधिकारी है उसकी कौन सी पावर्स प्राप्त होती हैं? जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी वही शक्तियाँ होंगी। कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो दस्तावेजों का प्रकटीकरण करना, निरीक्षण की जाने की अपेक्षा करना। बी डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना और सी अन्य ऐसे विषय जो विहित किए जाएँ। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में हम थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। थैंक यू।